This video is of seminal importance not only to the law students but to the general public as well, to those who are not connected with the field of law, because no matter how disconnected you are from the written laws, no matter how much you think that how is this going to affect me, these are the criminal laws of the nation and these will affect you. So hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Just like every law student, I was reading these criminal laws. And not just reading, but I had the responsibility, I have this responsibility in fact, of analyzing all the provisions, because as a lawyer I may have to deal with clients who will be affected by these provisions. We may have to go to the higher courts as well if all of this seems unreasonable. So the age-old IPC, Indian Penal Code 1860, is all set to be replaced from July with Bharatiya Nyaya Sanhita. हमारा CRPC अब जाके एक नई चीज़ आने वाली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जाके हमारे पास अब छोड़ के जाने वाला है एक और नई चीज़ जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम. I found this one very specific provision, section 173 of the BNSS, and I found to my surprise that police has been given the right to not write an FIR immediately on the disclosure of cognizable offences अगर वो ऑफेंस की पनिशमेंट 3 to 7 years के बीच में है. दैट मीन्स 3 or more and less than 7 years. Now how? So this provision states that if there are such offences जहाँ पे cognizable है बट 3 से 7 साल के बीच में सज़ा है, उनकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो FIR रजिस्टर करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सके. दैट मीन्स यू गो टू द पुलिस स्टेशन, आप बोले कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ नहीं है, मैं आम भाषा में समझाऊं तो वो ऑफेंसेस जो थोड़े से सीरियस नेचर में है बाकी अदर ऑफेंसेस से, जिसमें कि अरेस्ट जो है वो विदाउट अ वारंट भी हो सकती है, मतलब वो इतना सीरियस नेचर है उनका. तो आप पुलिस स्टेशन जाते, बताते कि ये ऑफेंस हुआ है, प्लीज़ मेरी FIR रजिस्टर करिए. इससे पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी, ललिता कुमारी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी, ये कहते हुए इफ देयर इज एनी पर्सन हु कम्स टू यू विद द इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोजेस कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यू हैव टू रजिस्टर द FIR. Do not think twice. We don't want you to commit an inquiry at this stage. We don't want you to apply your mind at this stage. In fact, you have to register FIR, जिससे कि इंफॉर्मेंट का, विक्टिम का कोई नुकसान ना हो. इंक्वायरी हम करेंगे, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और अरेस्ट भी कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाया करती थी. अरेस्ट के लिए भी गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो करनी पड़ती थी. बट अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार दे दिया गया है, राइट दे दिया गया है कहीं ना कहीं. वेट फॉर 90 seconds बिकॉज आई हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स. जुडिशरी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स वाला ने अपने कोर्सेज पर प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य में 65% तक के डिस्काउंट्स लाइव कर दिए. और अगर आप Vlogish सब्सक्राइबर्स हैं तो VL1000 कोड यूज़ करके आपको 1000 रुपीज़ का और ऑफ मिल सकता है, बेटर डिस्काउंट्स. So what you have to do is you simply have to go to the description box of this video. वहाँ पर मैंने आपको कोड भी लिख के दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कोर्सेज के लिंक्स भी दिए हैं. वहाँ पर जाके आपको सिंपली क्लिक करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो PW जुडिशरी वाला है, इनके अभी 4 कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट वाले लाइव हैं जिनको आप ले सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ले सकते हैं. इसमें से मेरा फेवरेट तो है जो नीति 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, बिकॉज इट विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल द स्टेट्स. सो इट अर्लियर कॉस्टेड यू अराउंड 50,000 रुपीज़. अभी फिलहाल अगर आप इसे अभी परचेज करेंगे तो ये आपको लेस देन 18,000, इनफैक्ट लेस देन 17,000 का पड़ रहा है, 16,999. एंड यू नो देयर इज अ बैच फॉर एज लो एज 1799. This is hard to believe because I know the kind of hefty fee students, our subscribers also have been paying for preparing for judicial services exams. So I'm not saying that they may not be teaching good content, but here you have mentorship, you have amazing sessions, you have recorded sessions, you have live sessions, you have test series, everything that you can think of is there. And even then they're giving you such pocket friendly prices and with the great quality. सो प्लीज़ याद रहे कि ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, जैसा कि मुझे दिख रहा है. और भी डिस्काउंट लेना है तो VL1000 कोड ज़रूर यूज़ करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाओ, क्लिक करो, सारे लिंक्स आपको मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं. आपको अपनी स्क्रीन पर भी सारी इन्फॉर्मेशन दिखी रही होगी. तब तक के लिए हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं. बट अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार दे दिया गया है, राइट दे दिया गया है कहीं ना कहीं. ऑफ कोर्स इस पे भी सेफगार्ड्स हैं कि आपको ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन होनी चाहिए. ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आपको 14 डेज के अंदर अंदर फिनिश करनी है. बट कैन यू थिंक
as to what can happen in this period of 14 days that the code has allowed. I fail to understand why this preliminary inquiry provision has been introduced here. In fact, this is a clear violation of the Lalita Kumari guidelines, and no reason has been given for not following the Lalita Kumari guidelines, which we as law students, we have been reading these guidelines. We know कि एक guiding lamp है जो जुडिशरी ने दिया था हमें, जो काफ़ी बार पुलिस की अट्रॉसिटीज से लोगों को बचाता था. लोगों के पास ये प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा एक ना एक बार तो हर किसी के पास आती है, और वो है कि जी मैं पुलिस स्टेशन गया और एफआईआर नहीं रजिस्टर करी, अब क्या करूं. हम बोलते थे सिंपली, अगर नहीं रजिस्टर करी, अब भी नहीं करी, आप अभी जाइए प्लीज़, अभी चलिए हमारे साथ. अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिशियल्स को दे चुके थे और फिर भी वो आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं, नो नीड टू ब्राइब देम, जस्ट कम विद अस. हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जिसको हम अपना 156(3) का हथियार कहा करते थे. बट अब इन 14 दिनों तक हम तो कुछ खास कर नहीं सकते. ऑफकोर्स यहाँ पे हैं बहुत सारे सेफ गार्ड्स, बट इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन प्रोविजन दैट वी नीड टू थिंक अबाउट एज सिटीजन्स ऑल्सो. वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट दिस. So, but then again, see, BNS has brought certain good things as well. For example, ज़ीरो एफआईआर जो होती है, जैसे कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे तो वो वहाँ पे करेंगे, उनको करना पड़ेगा. वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि आपका ऑफेंस तो कृष्णानगर में हुआ था, आप यहाँ इस थाने क्यों आए, आप प्लीज़ अपने थाने जाइए, और आप तो साउथ दिल्ली के थाने में आ गए हैं जबकि आपको जाना चाहिए था ईस्ट दिल्ली के थाने में, तो प्लीज़ गो टू द अप्रोप्रिएट थाना एज पर योर जुरिस्डिक्शन. ऐसा नहीं कह सकेंगे. ज़ीरो एफआईआर का मतलब ही है उसको अब कोड में ले आया गया है. ऑल्दो पहले भी गाइडलाइंस थी कि ज़ीरो एफआईआर की तरह से एफआईआर रजिस्टर होंगी, बट बहुत बार मना होता था, तो शायद इसीलिए कोड में से लाया गया. तो दिस इज़ वन गुड थिंग. बट अगेन मैंने देखा कि ज़ीरो एफआईआर को ट्रांसफ़र करने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है. तो फिर अब इसको एफआईआर तो आपने कर ली ज़ीरो एफआईआर से किसी और थाने में, बट जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी. आपको एक ट्रांसफ़र करने का प्रोविजन ज़रूर देना चाहिए था. बट देन दिस 173(3) ऑफ BNSS appeared specifically to be problematic to me. You all must think about it. Another problematic section that I found is section 187 of the BNSS. It says within the initial 40 to 60 days of the period that is given for investigation, 60 से 90 डेज़ का पीरियड होता है. उसमें से जो शुरुआती पीरियड है उसमें आप पुलिस जो है वो पुलिस कस्टडी डिमांड कर सकती है. दैट मीन्स कि अक्यूज अभी हमारी ही कस्टडी में रहे, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अगर ये बाहर जाएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, हमें इनसे पूछताछ करनी है वगैरह वगैरह. सो पुलिस जो है वो एक टाइम पे अक्यूज की कस्टडी मांग सकती है 15 डेज़ के मैक्सिमम पीरियड के लिए. अभी भी वही है, प्रोविजन उस लिहाज से चेंज नहीं हुआ है, बट एक मेजर चेंज है. पहले क्या था कि आपको जो 15 डेज़ की कस्टडी का पीरियड है वो एक ही बार में अवेल करेंगे. दैट मीन्स इफ़ यू आर आस्किंग कि मुझे 15 डेज़ की कस्टडी चाहिए, तो आप अभी इसको ले लीजिए, फिर उसके बाद अगर बेल हो जाती है तो आप दोबारा से ये नहीं कह सकते कि मुझे अगेन 15 डेज़ की कस्टडी चाहिए. ऑफ कोर्स सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आर ऑलवेज देयर, बट यहाँ पे दिस 15 डेज़ कस्टडी कैन बी आस्क्ड फॉर एंड कैन बी गिवन टू द पुलिस either in this continuous manner or in a staggered manner. That means 2 दिन अभी, 4 दिन बाद में, 3 दिन बाद में. So this may adversely affect the right of bail of an accused. अगेन मैं यहाँ बोलूँगी, प्लीज़ अपने माइंड में ये धारणा मत बना के बैठिएगा कि अक्यूज्ड है तो उसको तो कस्टडी में लिया ही जाना चाहिए. अरे भाई, वो सिर्फ अक्यूज्ड है, वो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, और झूठे केसेस भी होते हैं, केसेस बढ़ा चढ़ा के भी होते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि जेल इज़ नॉट द रूल, बेल इज़ द रूल. दैट मीन्स अगर अक्यूज्ड को रीजनेबली आप उस तक पहुंच सकते हो, अगर वो कस्टडी से भागेगा नहीं, अगर वो देश छोड़ के कहीं चला नहीं जाएगा, अगर वो आगे बाहर आके किसी को हार्म नहीं करेगा, अगर वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, एंड एक्सेट्रा, देन it is important to grant bail to that kind of a person, because there is no point in keeping a person in jail as in the end if it is found that the person was not guilty. अगर conviction नहीं होता है तो सोचिए कितना नुकसान हो जाएगा. जितना समय वो जेल में रह लिया, क्या आप उसको वो वापस देंगे? दैट इज़ वाई इस तरह के प्रोविजंस है. बट यहाँ पर वो बेल के राइट को ये जो सेक्शन 187 है वो हैम्पर कर सकता है. Now one more thing, section 43 of the BNSS has brought back handcuffs. ऐसे हाथ में हैंडकफ्स जो लगाते हैं ना, सुनील बत्रा का केस था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि हैंडकफ्स अलाउड नहीं है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं, बट कई सारे केसेस में हैंडकफ्स को वापस ले आया गया है.
ऑल्दो पहले भी बहुत ही रेयर केसेस में हैंडकफ्स अलाउड थे, बट अभी जो हम ये हैंडकफिंग की बात को 43 सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफिकली ले आए हैं, तो इसका मिसयूज़ कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे लगता है। फिर ऑल्दो मैंने देखा कि जो भारतीय न्याय संहिता है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसमें लिखा है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो सेडिशन को डिफाइन करता था, राष्ट्रद्रोह को डिफाइन करता था, उसको हमने हटा दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट था। वो सेडिशन एक पुराना आर्काइक ऑफेंस था जो ब्रिटिशर्स लाए थे, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। बट फिर मैंने देखा कि सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता में, जो अगेन सेडिशन ही तो है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई ऐसा प्रोविजन है जो यहाँ पे होना चाहिए था, डिस्पाइट क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि हमें सेडिशन का ऑफेंस नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने नोट करके रखा है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों को क्रिमिनलाइज किया गया है। सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेसेशन, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी विच एंडेंजर्स सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, आर्म्ड रिबेलियन। सो ये जो सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमेशा से कई तरह के केसेस को लाया गया है, जैसे कि केसेस ऑफ कार्टूनिस्ट, जिसने कोई सैटारिकल कार्टून बना दिया, कैरिकेचर बना दिया, न्यूज़पेपर में छप गया, अब बोला जी ये तो देशद्रोह है, ये तो राष्ट्रद्रोह है। तो अगेन वही उसी तरह का प्रोविजन हमारे पास एक और आ गया है। I don't know how this will be justified, and that is why I think this is also one provision which deserves your attention. Then there is section 172 of BNSS which says police has power to detain or remove. मतलब detain remove की पावर एक साथ दी गई। detain मतलब अरेस्ट कर लेना, remove मतलब उसको वहाँ से हटा देना, इंसान को, किसी को। अगर कोई भी पर्सन रिफ्यूज करता है, इग्नोर करता है, रेजिस्ट करता है, डिसरिगार्ड करता है पुलिस के डायरेक्शंस को, so now this provision can itself cover a lot of cases, and this can be abused to a great extent in my opinion. It also says कि in petty cases police has to release within 24 hours. Now what are these petty cases? We don't even know that, no definition. तो क्या petty है, क्या non petty है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है, हमें क्या पता। So this appears to be an ill drafted provision to me, and again I thought it should be brought to your attention. और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि अरनेश कुमार गाइडलाइंस के बाद जो अरेस्ट की गाइडलाइंस आई थी उनको क्लब करके एक ही सेक्शन में ले आए हैं। देन प्रोविजंस को रीनंबर करके उनको ठीक से एक हेड के अंदर रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एक्सेप्टेबिलिटी एकदम ऑन द फेस ऑफ इट दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। बट दिस विच हैज़ बीन लेफ्ट इज़ आई थिंक ऑफ इवन मोर देन सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ये FIR है जो बेसिस है क्रिमिनल ट्रायल का, ये पावर टू डिटेन है जो बेसिस है ह्यूमन राइट्स का, ये हैंडकफिंग है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कब से बोलता आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। I had the duty of bringing it to your attention, and I did that. From 1st of July, all these 3 new criminal laws are coming into force, but some uncertainty surround these provisions. I hope it will be clarified soon. आई होप फॉर द बेटरमेंट लॉज बदले जा सकते हैं, एंड आई होप यहाँ पे या तो क्लैरिटी आएगी या फिर यहाँ पर कुछ बदला जाएगा। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ आपको इस तरह की वीडियोस पसंद भी हैं या नहीं, आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है या नहीं। वैसे यहाँ पसंद और नापसंद की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है आप सबके लिए जानना, और जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो हम तो करते ही रहेंगे। एज आई ऑलवेज से, वी लॉगिश इज़ ऑलवेज देयर फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर जनरल पब्लिक एज वेल, बिकॉज क्लाइंट्स तो आप ही लोग हैं ना। तो ऑन अ लाइटर नोट, ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Also, from July 1st, there will be 2 parallel setups for criminal laws. IPC, CRPC, evidence ये भी completely relevant नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो sections हैं पुराने वाले कोड्स के अभी काम में आएंगे. जैसे पूरा ऑफेंसेस पहले हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई करेंगी, बट सारी नहीं. तो बड़े कन्फ्यूजन वाला स्टेट होने वाला है हम सब के लिए. बट देन लॉयर्स आर देयर टू स्टडी, टू रिसर्च, and we shall be doing that for you people, for the betterment of nation. I hope this video made you learn something. I hope this video made you question something, and if that has been done, my job is done. Thank you so much everyone. Thank you for watching these videos, and with this I can only say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.